नमस्ते प्रिय बहनों और भाइयों। हम अपने जीवन के बड़े ही अप्रत्याशित और कठिन दौर से गुजर रहे हैं। लगता है कि मानव इतिहास की बहुत सी चीजें दोहराई जा रही हैं। कुछ आदतों और कुछ गुणों के विकास का परिणाम इस स्तर की आपदाएं हैं, इस स्तर की महामारी। मैं नहीं जानता हम में से कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है। शायद बहुत ही कम लोग वाकई इससे गुजरे होंगे। मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वृद्ध मरीजों में से एक इंग्लैंड और एक फ्रांस से हैं। दोनों ही 1918 के स्पेनिश फ्लू से भी संक्रमित हुए और उससे जीवित बच निकले। वो अब इस कोरोना वायरस से भी जीवित बच निकले हैं। वो भी तब जब उनकी उम्र 100 से ज्यादा है। आप इन दोनों के इम्यूनिटी लेवल की कल्पना कर सकते हैं। दोनों ही महिलाएं हैं। मैं समझता हूं कि इस कोरोना के साथ भी कुछ पक्षपात हो रहा है। इस रोग से संक्रमित पुरुष अधिक मर रहे हैं संक्रमित महिलाओं के बजाय। यह अनुपात लगभग मैं कहूंगा 2 के मुकाबले 1 है। कोरोना में बहुत सी चीजों का रोल है, केवल इम्यूनिटी नहीं, बल्कि हमारी कुछ आदतें भी। चीन में इस खास कोरोना पेंडेमिक में प्रभावित हुई महिलाओं की अपेक्षा पुरुष 2 गुनी संख्या में प्रभावित हुए हैं। इम्यूनिटी के अलावा एक और कारण जो बताया जा रहा है, वो है सिगरेट की आदत। तो हम कुछ अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं बीमारियों, स्वास्थ्य, आर्थिक मंदी के रूप में ऐसी खलबली से और उसके नतीजे के डर से। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि जर्मनी के वित्त मंत्री ने अपनी जान ले ली। क्या यह जरूरी था? बेहतर होता कि पूरी स्थिति का बहादुर से सामना करते, बजाय इस अप्राकृतिक तरीके से अपनी जान लेने के। ये संकट जिस तेज गति से ये पूरे विश्व को जकड़ रहा है, इसका कारण हमारे विश्व का अत्यधिक कनेक्टेड होना भी है। इस हाइपर कनेक्टिविटी के बहुत से फायदे भी हैं, वहीं पर इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। जब ये नुकसान हमें जकड़ते हैं, तब हमें लगता है कि बेहतर होगा कि मैं धीमे चलूं। ये सूचनाएं जो वो भेज रहे हैं, पैसा एक देश से दूसरे देश, गुडविल, दुश्मनी, बीमारियां, ये भी गति पकड़ लेती हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अब इस कोरोना का केंद्र यूनाइटेड स्टेट्स है। बहुत कुछ कहने को है उस स्वतंत्रता के बारे में जिसे लोग चुनते हैं। हम सभी को आजादी है, लेकिन सही काम करने की। वाकई मुझे वो करने की आजादी नहीं है जो मेरी सेहत के लिए नुकसानदायक है, मेरे समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए नुकसानदायक है। क्या मैं ऐसे दांव लगा सकता हूं जब स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं कि कृपया सामाजिक दूरी बनाए रखें? नमस्ते कहिए हाथ मिलाने की जगह, गालों पर किस करने की जगह। इटालियन और फ्रांसीसी लोगों ने इस नमस्ते संस्कृति को अपना लिया है। मुझे नहीं पता ये कितनी देर चलेगा। जैसा मैं कह रहा था, कुछ खास आदतों, खास संस्कृतियों का विकास अनुभव से हुआ था। नमस्ते भी उन्हीं में से एक है। एक दूसरे के आगे झुकना, एक दूसरे के भीतर मौजूद ईश्वर के आगे झुकना, साथ ही एक आदरपूर्ण सामाजिक दूरी भी बनाए रखना। इतने बड़े पैमाने पर संकट की घड़ी में हम अपनी सरकार से, बहुत से एनजीओ से और स्वास्थ्य वर्ग से उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस दुनिया के नागरिक के तौर पर हम सभी को अपनी भूमिका निभानी है। क्यों कुछ खास देशों में यह बीमारी इतनी अधिक तेजी से फैल रही है? वो कह रहे हैं कि चीन अपने सख्त दृष्टिकोण के कारण इस बीमारी को फैलने से रोक पाया, जिस गति से वो फैल रही थी। वहीं कुछ खास देशों में जहां लोग अपनी आजादी का आनंद उठा रहे थे, आजादी अब आप देख सकते हैं
आपकी सेहत और जिंदगी की कीमत पर। तो फिर ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा है? अगर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए और आप वही करते जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। हम अपने आप को चोट पहुँचा रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, ये हॉलैंड से है। एक लड़का जब वो अपने स्कूल से लौट रहा था, उसने देखा कि बाँध से पानी लीक कर रहा था। उसने पानी को रोकने के लिए अपनी उँगली उस छेद में लगा दी। वो पूरी रात वहीं पर उँगली लगाए बैठा रहा। देखिए, विचार ये है कि वो अपनी उँगली से उस खाली स्थान को भर पाया और वहीं पर डटा रहा, ये मानकर कि वो उसकी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी थी। हमारे पास बहुत से गैप्स हैं, जिनको भरने की ज़रूरत है। जब हम कोरोना के फैलने के विषय में बातें कर रहे हैं, वो गैप्स क्या हैं? क्या हम उन गैप्स का पता लगा पाए हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा कर दी है कि ये जो कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं। पूरे देश को लॉकडाउन कर देना पहला कदम है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1918 में क्या गुजरी होगी जब स्पेनिश फ्लू की महामारी फैली थी। 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। करीब 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रभावित हुई कुल जनसंख्या में से लगभग 8% लोग मर गए। और वो देश जो क्वारंटाइन लागू कर पाए थे और निश्चित क्षेत्रों को लॉकडाउन कर पाए थे, उन देशों में इन्फेक्शन कम हुआ था। जबकि वो देश या वो क्षेत्र जिन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने कहा, ओह! ईश्वर हमें बचा लेगा। कृपया भगवान को इस बीच में मत लाइए। ईश्वर का अपना रोल है, उसने हमें ये ज़िम्मेदारी दे रखी है। अगर हम मिलकर काम करें और उन गैप्स को भरें, उन गैप्स को पहचानें और ज़िम्मेदारी के साथ काम करें, बजाय सिर्फ सरकार पर निर्भर होने के। जब सरकार कहती है कि हमने ये देख लिया है कि हमारे पास ये सूचना है पूरी दुनिया से कि एक दूसरे से दूर रहना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और कुछ निश्चित आदतों को अपने अंदर विकसित करना, सफाई से जुड़ी आदतें हमें बचा सकती हैं। ये इस वायरस को फैलने से रोक सकती है। व्यक्तिगत रूप से कहा जाए, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मैंने न्यूयॉर्क शहर में एक फार्मासिस्ट के तौर पर 25 साल से अधिक काम किया था। संक्रामक रोगों के क्षेत्र के एक पेशेवर के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि कैसे ये वायरस फैलता है, ये आक्रमण करता है। वो अपने होस्ट पर आक्रमण करता है और उसका एक एंट्री पॉइंट होता है और इस कोरोना वायरस के मामले में ये नाक और गले के रास्ते आता है। ये गले की अंदरूनी परतों में और नाक के रास्ते में 3 से 4 दिनों तक रहता है। इसके बाद ये एक प्रकार की कोशिकाओं में चिपक जाता है, जिन्हें ACE2 प्रोटीन रिसेप्टर्स कहते हैं। ACE2 रिसेप्टर्स, जब ये ACE2 रिसेप्टर्स जाते हैं, तो वो मल्टीप्लाई होते हैं और आगे पूरे सिस्टम में चले जाते हैं, नीचे फेफड़ों तक, और वहीं असली नुकसान पहुंचता है। जब तक वो हमारे नाक या गले के अंदर रहते हैं, तो हमें साधारण सर्दी या जुकाम के जैसे लक्षण होते हैं। हो सकता है अस्थायी तौर पर सूंघने की क्षमता चली जाए। ये शुरुआती लक्षण हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन एक बार वो फेफड़ों तक पहुंच जाने तो समस्या है। तो विचार ये है कि इसे इतनी दूर तक न जाने दें कि ये हमें नुकसान पहुंचा सके। एक बार जब ये वायरस हमारी नासिका में आ जाएं तो क्या करें, कैसे छुटकारा पाएं? आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब हमें सर्दी हो जाती है, हमें छींकें क्यों आती हैं? आपने कभी सोचा है कि क्या कारण है कि हमें छींकें आती हैं? दरअसल ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है।
जब हमें बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है या बहुत छोटी सी चीज जैसे धूल हमारी नाक के अंदर चली जाए, ये एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है कि हम छींकते हैं और वो चीज झटके से बाहर निकल जाती है। दूसरी चीज जो होती है वो पानी से भर जाती है, नाक बहने लगती है, आंखों से पानी निकलता है। वो उस बैक्टीरिया को बाहर फेंक देना चाहता है, वो वायरस को बाहर फेंक देना चाहता है इस गीले पदार्थ के जरिए जो नाक के रास्ते बह रहा है। अब यदि हम नाक को साफ कर सकें, आप जानते हैं कि प्राचीन योग पद्धति में ये नेति की प्रक्रिया है, जिसमें वो जल को नाक के एक छिद्र से अंदर लेते हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकालते हैं और फिर इसी को उल्टी दिशा में दोहराते हैं। और ये एक शानदार तरीका है, ये नाक को साफ करता है। मेरे ख्याल से मैं ऐसा मानता हूं कि सहने लायक गुनगुने पानी से भी हम ऐसी ही चीज कर सकते हैं। लेकिन सादे पानी का प्रयोग मत कीजिए। मैं कहूंगा कि थोड़ा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लीजिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बजाय। मैं आपको इनका अंतर बताऊंगा। हमारा रक्त, हमारी लार, हमारे आंसू, इन सभी में कुछ मात्रा में नमक होता है, जिसे नॉर्मल सलाइन कहते हैं। 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगर आपको ये कंसंट्रेशन इस्तेमाल करना है तो 100 मिलीलीटर पानी लें, 900 मिलीलीटर ग्राम नमक लेकर उबालें, ठंडा करें और फिर नेती के जल के रूप में इस्तेमाल करें। नेती की बोतलें भी आसानी से उपलब्ध हैं। मेरी पसंदीदा है नेल मेट, जो यूएसए में बनी है। मैं आपको इसका डेमो दिखाना चाहता हूँ। आप चाहें तो बाद में इसे अमेज़न पर ऑर्डर कर सकते हैं या घर पर भी बना सकते हैं। आप 100 मिलीलीटर वाली प्लास्टिक की सिरिंज का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसे सॉल्यूशन से भर सकते हैं। अगर आपके पास 100 मिलीलीटर या मापने योग्य सिरिंज नहीं है तो अंदाजन 100 या 200 मिलीलीटर पानी नाप लें। उसमें इतना नमक मिला दें कि सॉल्यूशन हाइपरटोनिक बन जाए, यानी एकदम 900 मिलीलीटर ग्राम नहीं, लेकिन 2 ग्राम से कम नमक लें। इसे 100 मिलीलीटर पानी में मिला लें। हाइपरटोनिक या थोड़े अधिक नमक का फायदा ये होगा कि इसकी वजह से नाक ज्यादा से ज्यादा पानी निकालती रहेगी, ताकि बाहर आइसोटोनिक स्तर बन सके। वो अंदर से और ज्यादा पानी निकालती रहेगी और आशा है कि ये वायरस भी उसके साथ ही बहकर बाहर निकल जाएगा। मैं कहूंगा कि यदि हो सके तो दिन में 2 बार या 3 बार इस नेल मैट बोतल का इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास घर पर नेति के लिए कोई बर्तन हो तो आप घर पर ही इसे कर सकते हैं। आपके समझने के लिए मैं इसे यहाँ करके बताता हूँ। ये वो बोतल है जिसके बारे में बात कर रहा था। हल्का गुनगुना पानी लें जो सहन करने लायक गुनगुना हो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। रेडीमेड पैकेज भी उपलब्ध हैं, वरना आप समझिए कि अंदाजन अगर ये 1000 मिलीग्राम है तो ये काफी होना चाहिए। और फिर देखिए ये बोतल कैसी है। ये एक प्लास्टिक बोतल है। मैंने पहले से ही इसे पानी और नमक के सॉल्यूशन से भरा है। नीचे एक ट्यूब है, ये नीचे तक छूती है। तो जब हम इसे दबाएंगे तो पानी ऊपर जाएगा और अपना काम करेगा। मैं इसे आपको करके बताता हूँ। इस बोतल के सिरे को इस तरह अपनी नाक पर लगाकर दबाएंगे तो आप देखेंगे कि पानी दूसरी तरफ से बाहर निकलने लगता है। इसी तरह से आप इस ओर से भी कर सकते हैं। यही नीति है। उम्मीद है कि इससे अधिकांश इस तरह का कोरोना वायरस जो एएसटी प्रोटीन रिसेप्टरों के साथ जुड़ने का इंतजार कर रहा है, बाहर निकल जाएगा। हम अभी भी ऐसी दवा का इंतजार कर रहे हैं जो इस एस2 प्रोटीन रिसेप्टर को बंद कर दे ताकि कोरोना इसके साथ जुड़ ना सके। एक दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो है कि आपके घर में ये आंख की दवा आई ड्रॉप की शीशी जरूर होगी।
अगर वो एक्सपायर हो चुकी है तो उसके अंदर की सामग्री को फेंक दीजिए, कुछ ऐसी, और इसे तेल से भर लीजिए। खास तौर पर तिल का तेल या सेसमी ऑयल, और बराबर मात्रा में सरसों का तेल, और फिर 2-3 बूंद तेल अपनी हर नासिका में डाल दीजिए। आप दिन में 2-3 बार ऐसा कर सकते हैं। अब इस तेल का ये लाभ होगा कि ये पकड़ लेता है, ये चिपक जाता है। सिर्फ धूल को ही नहीं बल्कि सूक्ष्म चीजों को भी, जैसे बैक्टीरिया और यहां तक कि वायरस भी, उन्हें पकड़ लेता है। ये आपकी नासिकाओं को नम भी बनाता है। जब भी नाक का रास्ता नम होता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी ज्यादा होती है। तो ये वो दूसरी तकनीक है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार आप सरसों के तेल के मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि सरसों के तेल को तिल के साथ मिलाइए? कुछ लोग सरसों के तेल के प्रभाव को नाक में सह नहीं पाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ लोग इसके आदी हैं। खासकर उत्तर भारत में वे लोग इसका प्रयोग जाड़ों में करते हैं। और ऐसी आदतें जो, ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूँ, ये सांस्कृतिक आदतें एक भौगोलिक क्षेत्र में वहाँ की आवश्यकता के कारण विकसित हुई हैं। जाड़ों में जब बहुत ठंड होती है, फ्लू जैसे लक्षण आम हो जाते हैं, तो वो लोग इस सरसों के तेल का उपयोग करते हैं। ये प्राचीन ज्ञान है। धूल को पकड़ने के लिए, बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए, वायरसों को पकड़ने के लिए। तीसरी टेक्निक जो मैं आप लोगों को साझा करना चाहता हूं वो है ये। आप जानते हैं कि हम जाड़ों में इस वेपोराइजर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? जब हम इस गर्म भाप का प्रयोग करते हैं जो वेपोराइजर से बाहर निकल रही है, तो ये खून के प्रवाह को बढ़ा देती है नासिकाओं और गले में। इस बढ़े हुए रक्त संचार के साथ साथ ऐसा होता है कि हमें उस क्षेत्र में बहुत सारी एंटीबॉडी की संचार करती हुई मिल जाती हैं, और वो उस बैक्टीरिया और वायरस को पकड़ लेंगी और मार डालेंगी। एक और कारण कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए वो है कि इस भाप के कारण जो उच्च तापमान पैदा होता है वो वायरस को अस्थिर करने के साथ साथ ये एस2 प्रोटीन रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है और वायरस के प्रकोप को धीमा कर देगा या नष्ट कर देगा। देखिए, सरसों के तेल तथा तिल के तेल में जटिल अणु मौजूद होते हैं। मैं पक्के तौर पर दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ वायरस जो रिसेप्टर्स के साथ जुड़ते हैं, ये तरीके उनको ब्लॉक कर देंगे। हम एक प्रकार की छाती की फिजियोथेरेपी की भी सिफारिश करते हैं, जैसा कि यहाँ वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसका प्रयोग उन लोगों पर किया जा सकता है जो छाती की जकड़न से परेशान हैं। साथ ही ये स्वस्थ लोगों और बच्चों पर भी किया जा सकता है। ये बलगम को तोड़ देगा और बनने से रोकेगा। इसे कुछ मिनटों के लिए दिन में 2 या 3 बार किया जा सकता है। ये भी सिफारिश की जाती है कि गुनगुने नमक के पानी से दिन में 2-3 बार गरारे करें। हम में से कुछ लोग हताश हैं, इन चीजों से इतना भयभीत हैं, लेकिन कृपया घबराइए नहीं। आपका भय दुर्भाग्यवश चाहे कितना भी जायज क्यों ना हो, आपकी इम्यूनिटी को कम कर देगा। भय आपके शरीर में स्ट्रेसर्स को बढ़ाकर इम्यूनिटी को कम कर देगा। इम्यून सिस्टम को दबा देता है, टी कोशिकाओं को दबा देता है, या जिन्हें निश्चित सुरक्षात्मक डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, उन्हें दबा देता है। उनका बनना रुक जाता है क्योंकि बोन मैरो तनाव के कारण उनका उत्पादन रोक देता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग निडर बने, घबराएं नहीं और इस पर विजय हासिल करें। आइए हम बहुत ही हार्टफुल तरीके से इस पर विजय हासिल करें। हम जो इस आंतरिक जुड़ाव के विषय में बातें करते हैं, सामाजिक जुड़ाव, वो क्या है जो सामाजिक जुड़ाव को इतना महत्वपूर्ण बनाता है? इसका कारण है वो भावनात्मक बंधन जो हम एक दूसरे से साझा करते हैं।
ऐसा कुछ जिसे करने में हम आनंद महसूस करते हैं, ऐसा कुछ जो हमें परिवार का हिस्सा बनाता है। मैं दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें करता हूँ, क्यों? या कुछ लोग हमारे लिए अच्छी चीज़ें करते हैं, क्यों? ये आखिर उस अदृश्य परहितवादी ऊर्जा का उपयोग करना है। जब हम प्रसन्न होते हैं और अच्छी चीज़ें साझा करते हैं, हम अच्छी वाइब्स फैला रहे होते हैं और इन अच्छी तरंगों, इन अच्छे वार्तालाप, अच्छी हँसी के ज़रिए से हम किसी तरह से इम्यूनिटी स्तर को बढ़ा रहे होते हैं। जब भय कम हो जाता है, तो इम्यूनिटी वापस लौट आती है। मौजूदा हालत में आइसोलेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा मैं सुझाव दे रहा था या साझा कर रहा था कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के जो ऑब्जर्वेशन 1918 के स्पेनिश फ्लू के दौरान थे कि समाज के विभिन्न वर्ग जिन्होंने निर्णय किया कि वो लॉकडाउन में चले जाएंगे और सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएंगे, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह की यात्राएं करना बंद कर दिया। उन स्थानों पर इस महामारी ने अधिक नुकसान नहीं किया, उसकी अपेक्षा कि जहां पर लोगों ने इस लॉकडाउन को सुना नहीं और क्वारंटीन में नहीं गए या अपने आप को अलग नहीं किया। न सिर्फ हम अपने आप को या अपने परिवारों को बचा सकते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो हम इस चेन रिएक्शन को शुरू नहीं करना चाहते जिसमें इतने सारे लोग लगातार प्रभावित होते जाते हैं। समाज का पूरा वर्ग, यूएस की भविष्यवाणी है कि हो सकता है 2 लाख लोग मारे जाएं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में। ये उस प्रतिशत के आधार पर है जो वो लगा रहे हैं, 4 से 5%। अगर प्रभावित क्षेत्रों में महज 2% मृत्यु दर भी लगाते हैं, हम कुछ अरब लोग इस पृथ्वी पर हैं। कल्पना कीजिए कि मात्र 2% जनसंख्या, तो ये एक अनर्थकारी स्थिति हो जाएगी। यदि वुहान क्षेत्र में एक व्यक्ति बाजार से कुछ खरीदारी कर रहा है, यदि एक व्यक्ति वायरस को पूरी दुनिया में फैला सकता है, तो क्या आप समझते हैं कि ये आइसोलेशन जिसके साथ हम सहयोग कर रहे हैं, जिसके साथ हम क्वारंटीन कर रहे हैं, इसे फैलने को रोक सकता है, जो कि पहले ही वहां मौजूद है। और अधिक की आवश्यकता होगी, अपने आप को क्वारंटाइन करने से कहीं अधिक की, जब तक कि किसी तरह से कोई इसका इलाज, वैक्सीन नहीं खोज लेता, ताकि इसे बढ़ने से रोका जा सके। हम इन पुरानी आजमाई हुई तकनीकों से इससे सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। जिनकी अभी मैंने आपसे सिफारिश की है, ये सफाई संबंधी अच्छे तौर तरीके हैं। चाहे इनसे किसी संक्रमण को रोका न जा सके, लेकिन ये अच्छी चीजें हैं। और क्योंकि हमारे बुजुर्ग इसे अनंत काल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसने उन्हें सर्दी या फ्लू होने से सुरक्षा की, मैंने सोचा कि इसे आपके साथ साझा करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये कुछ भी ना इस्तेमाल करने जैसा होगा। इससे आपकी सेहत को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। हमारे काम करने के दिनों में क्या हमने ऐसी तमन्ना नहीं की थी कि काश हमें परिवार के साथ रहने को महीने भर की छुट्टी मिल जाती? यही वो समय है। अब हमें ये उपहार के रूप में मिला है, एक तरह से बड़े अप्रत्याशित ढंग से। मैं समझता हूं कि हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए, इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। आप में से कुछ लोग तर्क करेंगे कि नहीं, मुझे अपनी शर्तों पर खाली समय चाहिए, इस बीमारी की वजह से नहीं। सहमत हूं, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। इसलिए आइए हम इसका सबसे अच्छा उपयोग करें। हम इस बीमारी को पूरी दुनिया में फैलने से रोकना चाहते हैं। जरूरत है हम अपने प्रियजनों की सुरक्षा करें। तो ये जो छोटी सी आहुति, जिसे हम आइसोलेशन कहते हैं, ये बहुत ही तुच्छ आहुति है, ये कुछ भी नहीं है। कल्पना कीजिए कि हर परिवार अपना एक सदस्य खो देता है, तो यह अनर्थ हो जाएगा। मेरा दिल टूट गया जब मैंने सुना कि न्यू जर्सी में 12 लोगों के एक परिवार ने 5 सदस्यों को खो दिया। दादी, बेटा, माँ और 2 पोता पोती, सिर्फ 36 घंटों में। क्यों?
प्रेम से रहने वाले परिवार क्या करते हैं, चाहे वो बीमार हों, वो एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं, खासकर कुछ सभ्यताओं में। उन्हें आदत है हर समय इस तरह से गले रगने की। इसी से ये मुश्किल हुई, ये नादानी कि हमें प्रेम सिर्फ बाहों में भरने से हासिल होगा। मैं समझता हूं कि हमें ऐसी आदतों से दूर होने की जरूरत है, कम से कम इस मुसीबत की घड़ी में जिसका हम सामना कर रहे हैं। जब आप घर पर बंद हैं, अपने घरों के आरामदायक बेडरूम या लिविंग रूमों में, संभवतः आपके दादा दादी भी पास ही हैं। दादा दादी, बच्चे, पोते पोतियां। मैं समझता हूं कि यही समय है कि जब आप बहुत सारा वक्त बिताएं अपने बच्चों, पोते पोतियों के साथ। उन्हें कहानियां सुनाइए, किताबें पढ़कर सुनाइए। ये समय है, हम उन्हें नई आदतें डालने में मदद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि इस दौरान अगर हम हर हफ्ते 2 किताबें पढ़ सकें और बाद में 1 किताब हर हफ्ते। 1 साल में आप कम से कम 50 किताबें खत्म कर सकते हैं और 10 सालों में आप इस बच्चे को 500 किताबें पढ़ने में सहायता कर सकेंगे। ये एक अद्भुत चीज होगी। वे लोग जो साथ में पूजा करते हैं, जो साथ में भोजन करते हैं, एक परिवार में साथ-साथ खेलते हैं, उनमें आपस में अलग तरह का बंधन होता है। बहुत ही साधारण सी चीजें जैसे साथ में प्रार्थना करना, पूजा करना या एक परिवार में साथ-साथ मेडिटेशन करना एक बहुत ही विशेष प्रकार की तरंगें पैदा करता है। सामाजिक दूरी बनाना भावनात्मक दूरी बनाने से अलग है। आप जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग हैं जिनके परिवार विदेशों में हैं और आप में से कुछ लोग हैं जो शहरों में रहते हैं और माता-पिता गाँवों में। मैं आपको एक खास तरीका बताऊंगा जिसे हम हार्टफुलनेस पद्धति में उपयोग करते हैं। जब आप अपना प्रेम किसी के साथ बांटना चाहते हैं जो दूर है, तो आप अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में या जहां कहीं भी आप आराम से बैठना चाहते हैं, बैठ जाएं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय की तरफ ध्यान को फोकस करें और फिर सोचिए वो व्यक्ति जिसे आप इतना स्नेह करते हैं वो आपके सामने बैठा है। फिर उसे वो प्रेम ट्रांसमिट कीजिए। विचार लीजिए कि प्रेम आपके हृदय से आपके सामने बैठे उस प्रिय व्यक्ति के हृदय में जा रहा है। वो आपके पिता हो सकते हैं, माँ, पति या पत्नी, आपके बच्चे या दोस्त हो सकते हैं, समाज के लोग या आपके सहकर्मी हो सकते हैं। और देखिए कि क्या होता है। ये प्रेम निश्चित रूप से उनके हृदय में भी प्रतिध्वनित होगा और कुछ समय बाद आप अनुभव करेंगे कि ये बंधन जैसा पहले था उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। इसका कुछ घंटों का अभ्यास बहुत बड़े लाभ प्रदान करेगा, खासकर जब आपके पास खाली समय हो। आजकल हम सबके पास बहुत खाली समय है, कम से कम पहले से अधिक खाली समय है। तो हम क्या करें? हमें उसका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। आइए हम ध्यान करें, हम अपने अंदर की तरफ चलें। बहुत बड़ी दौलत है हमारे अंदर, जो इंतजार कर रही है कि उसका पता लगाया जाए। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप अपने भीतर क्या लेकर चल रहे हैं। आध्यात्मिक दौलत का खजाना। यही वो क्षेत्र है जिसमें मेरी विशेषज्ञता है। वैसे तो मैं एक फार्मासिस्ट हूं, लेकिन आज के दौर में मेरी भूमिका मेडिटेशन के बारे में जागरूकता फैलाना है। ध्यान के जरिए से आध्यात्मिक तृप्ति की आवश्यकता को पूरा करना। निस्संदेह हमें आध्यात्मिकता में इतना ज्यादा भी नहीं रम जाना चाहिए कि हमारा भौतिक जीवन, पारिवारिक दायित्व अधूरे रह जाएं। एक की कीमत पर दूसरे को नहीं किया जाना चाहिए। जैसे एक पक्षी उड़ता है, मैं ऊंचे से ऊंचा उड़ने में सक्षम हो सकूं, अपने दोनों पंखों को संतुलित करते हुए, आध्यात्मिक और भौतिक। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इसे अनुभव करें, अपने परिवार के साथ ध्यान करें। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अब आप कृपया ये वीडियो देखिए कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। ये गाइडेड मेडिटेशन होगा। इस ध्यान के सत्र के बाद हम फिर से मिलेंगे और इस सत्र का समापन करेंगे।
अब आपको रिलैक्सेशन और ध्यान की प्रक्रिया का अनुभव कराया जाएगा। ध्यान के दौरान प्राणाहुति ग्रहण करने के लिए खुले दिल से तैयार रहें। ये समग्र अस्तित्व के स्रोत से बहने वाली ऊर्जा है जो आपके शरीर के कण कण को पुनर्जीवित कर देगी। आराम से बैठ जाएं और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद करें, हल्के से। पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और महसूस करें कि वे तनाव मुक्त हो रही हैं। महसूस करें कि पृथ्वी से रोग हरने वाली ऊर्जा आपकी एड़ियों और पैरों के तलवों से होकर ऊपर की ओर जा रही है। फिर घुटनों तक जाते हुए आपके पैरों के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि यह स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा पैरों में ऊपर बढ़ रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपनी जांघों को यानी थाइज को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। फिर अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपनी पीठ को ढीला छोड़ें। ऊपर से नीचे तक अब आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। अब अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधों से तनाव पिघल कर जा रहा है। अपनी बाहों के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें। फिर कोहनियों और हाथों की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, उंगलियों के पोरों तक। अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर आएं। अपना जबड़ा, मुंह, नाक, आंखें, कान, चेहरे की मांसपेशियां, माथे से लेकर सिर के शिखर तक सब कुछ ढीला छोड़ दें। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर अब पूरी तरह से तनाव मुक्त है, रिलैक्स्ड है। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को फिर से जांचें और यदि आपको किसी भी हिस्से में तनाव या दर्द का एहसास हो तो कुछ और समय धरती की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा में उसे डूबा रहने दें। जब आप तैयार हों तो अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। कुछ देर के लिए वहां बने रहें। हृदय के प्रेम और प्रकाश में
स्वयं को सराबोर महसूस करें। शांत और स्थिर बने रहें और धीरे धीरे खुद में लीन होने लगें। अब ये सुझाव लें कि आपके हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से मौजूद है और ये आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। धीरे से उस एहसास में स्थिर होने की कोशिश करें। यदि आपको लगे कि आप अन्य विचारों में बह रहे हैं तो उनसे जूझें नहीं और नहीं उन पर ध्यान दें, बस उन्हें रहने दें। खुद को फिर से ये याद दिलाएं कि आप अपने हृदय में दिव्य प्रकाश के स्रोत पर ध्यान कर रहे हैं। स्वयं को ज्यादा से ज्यादा अपने अंतस्थ में लीन होने दें। अगले 20 मिनट के लिए इसी एहसास के साथ बने रहें।
अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। आपने अभी अभी जिस दशा का अनुभव किया है उस पर गौर करें और उसका आनंद लें। इस दशा को अपना हिस्सा बन जाने दें। इस दशा को अपने भीतर बनाए रखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप जब भी चाहें इसी तरह ध्यान कर सकते हैं और धीरे धीरे ध्यान की अवधि को 1 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। इस आंतरिक यात्रा के एहसास को आप संजो कर रखेंगे। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि कल मेरे साथ जुड़ें, कल से शुरू करके 3 दिनों तक। और अगर आप इसे पसंद करते हैं तो आप अपने आप को अगले 90 दिनों के लिए चुनौती दे सकते हैं और देखें कि ये किस तरह का रूपांतरण पैदा कर सकता है। मैंने ये मेडिटेशन जब शुरू किया था, मैं 18 साल का था, अपने कॉलेज के दिनों में। मुझे इसका ज़रा भी अफ़सोस नहीं है। मैंने इसके हर क्षण का आनंद लिया है। इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के बाद से मैं महसूस करता हूँ कि मेरा जीवन समृद्ध हो गया है। न सिर्फ भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बल्कि अनेक आयामों में आप इसे देख पाते हैं। इसका सबसे अच्छा भाग है कि आप चेतना के उस स्तर को प्राप्त कर लेते हैं कि आपको आश्चर्य होता है कि अरे! ये क्या मैं हूँ? क्या ये मैं बोल रहा हूँ? मैं ही महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं ऐसा बन गया हूँ? अगर आप इसे महज़ 90 दिनों तक अभ्यास करेंगे, तो आप ये देखकर चकित हो जाएँगे कि ये आपके अंदर किस तरह के परिवर्तन ला सकता है, आपके अस्तित्व में, आपकी चेतना में। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ 3 मास्टर क्लासेस का आनंद लेने के लिए। पहली मास्टर क्लास मेडिटेशन के बारे में है। मेडिटेशन क्यों? ध्यान कैसे करें? समस्याओं का सामना कैसे करें? विशेष रूप से मेडिटेशन के दौरान विचारों को कैसे नियंत्रित करें? ध्यान में गहराई में कैसे जाएं और समाधि कैसे हासिल करें? दूसरी मास्टर क्लास सफाई के बारे में है। हम किस चीज को साफ कर रहे हैं? संस्कार क्या होते हैं? वो कैसे हमारी चेतना के विस्तार को रोकते हैं? आखिर ईश्वर में विलीन होने में ये सफाई कैसे मदद करती है? और हार्टफुलनेस अभ्यास का तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है अपने स्रोत के साथ जुड़ना। प्रार्थना कैसे करें और उससे जुड़ें? कैसे शब्दों का प्रयोग करें? प्रार्थना करने से पहले और प्रार्थना में मेरा मनोभाव कैसा होना चाहिए? अपने काम के समय में मैं कैसे उसी चेतना के साथ रह सकता हूँ? मैं रोज ध्यान करता हूँ, लेकिन ध्यान के इस प्रभाव को कैसे बनाए रखा जाए अपनी खुली आंखों से सांसारिक कामों के बीच? तो मैं अपने हृदय से आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ें और ये मेडिटेशन करें अपने घर में, बेडरूम या लिविंग रूम में आराम के साथ। आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सूचनाओं को आपके साथ साझा किया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको उत्तर देकर आपके प्रश्नों के जवाब दे सकूंगा। बहुत धन्यवाद। प्रणाम।